हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। इंडिया हम जानते हैं कि एक इनिंग और कुछ रन से हार चुका है पहला टेस्ट मैच, और एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली फ्रॉम इंडिया। तो अगर शुरू से बात की जाए तो हम जानते थे इस मैच शुरू होने से पहले कि ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट नहीं करने वाली इंडियन बैटर्स को, क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा है कि इंडिया ने किस तरह से स्ट्रगल किया है साउथ अफ्रीका में जाकर। अगर हम लास्ट टाइम बात की जाए 2-0 था, साउथ अफ्रीका ने विन किया था सीरीज़ को। तो उससे पीछे अगर 2017-18 की सीरीज़ को देखा जाए तो वहाँ पर भी 2-1 से साउथ अफ्रीका ने विन किया था सीरीज़ को। तो इसलिए हम ये पहले ही जानते थे कि बैटिंग के लिए ये कंडीशंस बहुत सूटेबल नहीं होने वाली, स्पेशली फॉर इंडियन बैटर्स। तो अगर शुरू से बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और उन्होंने कंडीशंस को यूज़ करना चाहा अपने बॉलर्स के लिए। 4 बॉलर्स उन्होंने सीमर्स खिलाए, महाराज के साथ उन्होंने नहीं जाने का फ़ैसला किया। तो इंडियन बैटर्स के लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज था ये कि किस तरह से वो टैकल करेंगे, स्पेशली फॉर यंग बैटर्स। चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात करें, क्योंकि पिछली ही सीरीज़ में उनका डेब्यू हुआ है अभी वेस्ट इंडीज़ में। चाहे वो गिल की बात करें, क्योंकि उनके लिए भी एक नया रोल आया है एट नंबर 3, और वो एक ऑब्वियसली चैलेंजिंग रोल होने वाला था, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो ट्रैक होता है वो ऑलवेज़ बाउंसी होता है, और आपको जो कंडीशंस हैं वो इंडिया से बिल्कुल जो हैं वो अपोजिट कंट्रास्टिंग कंडीशंस मिलती हैं आपको, स्पेशली फॉर द यंग बैटर्स। न्यू जो बैटर्स होते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ये। तो चैलेंज ज़रूर था और साउथ अफ्रीका ने इसका पूरा फ़ायदा भी उठाया, और साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग से एकदम पीछे धकेल चुका था इंडिया को, क्योंकि आपके मेन बैटर्स बिल्कुल बगैर किसी बड़ा स्कोर किए वापस जा चुके थे। और वो तो केएल राहुल को दाद देना पड़ेगी, जिन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, टेल एंडर के साथ एक बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, और एक मैं समझता हूँ उनके करियर का बेस्ट जो 100 है वो उन्होंने स्कोर किया, और इंडिया को सम हाउ 245 तक वो लेकर गए, जो कि एक मैं समझता हूँ रिस्पेक्टेबल टोटल था, एक फाइटिंग टोटल था। बट जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी, स्पेशली डीन एल्गर, वो मैं समझता हूँ कि डिफरेंस उन्होंने ही क्रिएट किया इस टेस्ट मैच में, क्योंकि उनके अलावा अगर हम बात की जाए तो फर्स्ट 6 और 7 बैटर्स तो बहुत ज़्यादा कुछ कमेंडेबल परफॉर्मेंस नहीं थी किसी भी बैटर की तरफ से, बट वही थे जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया इस टेस्ट मैच में। और इंडियन बॉलर्स की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा मुतासरकुन बॉलिंग नहीं नज़र आई, एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं नज़र आई। मासवा एक बुमराह ने एक बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक अच्छे स्पेल्स का उन्होंने मुजाहरा किया, बट उनके अलावा किसी भी बॉलर ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, चाहे वो बात हम शार्दुल ठाकुर की करें या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रन्स भी नहीं वो रोक पाए, रन्स भी मुसलसल लीक करते रहे, जिससे साउथ अफ्रीका को एक हेल्दी लीड मिली, और साउथ अफ्रीका ने एक मैं समझता हूँ पहली इनिंग्स में ही बैकफुट पर धकेल दिया था इंडिया को। एंड देन वहाँ पर जो मोस्ट एम्बैरेसिंग चीज़ थी वो ये थी कि दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने घुटने टेक दिए एंड कोई फाइट नहीं शो की। वहाँ पर हमें नैंड्रे बर्गर और कगिसो रबाडा की फिर से क्लास देखने को मिली। जो बॉल उन्होंने किया रोहित शर्मा को, वो मैं समझता हूँ इस बॉल फॉर द एजिज़। वो एक बॉल जो है वो रोहित शर्मा बहुत लंबे टाइम तक याद रखने वाले हैं, क्योंकि वो जो जिस तरह से आगे से गेंद आउट स्विंग हुआ और बोल्ड किया, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बॉल था वो फ्रॉम कगिसो रबाडा। एंड बर्गर ने जिस तरह से सरप्राइज़ किया यशस्वी जायसवाल को, एक तरह से बाउंस गुड लेंथ से ऊपर हुआ और उनको एक टेल एंडर की तरह उनको आउट किया, तो वो भी एक बहुत बढ़िया एफर्ट थी फ्रॉम नैंड्रे बर्गर। और नैंड्रे बर्गर की बात हुई है तो मैं अभी तक मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि किस तरह साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने उनको मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा है। ही इज़ ऑफ 28 ईयर्स ओल्ड, और अभी इसी मैच में उनका टेस्ट डेब्यू था, और वनडेज़ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अभी नहीं खेले हैं। वही शायद इंडिया के ख़िलाफ़ ही उन्होंने डेब्यू किया है अपना वनडे का। तो ही इज़ एन आउट क्लास बॉलर, और जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है स्टार्टअप, आई एम स्टिल वंडरिंग हाउ क्रिकेट साउथ अफ्रीका हैज़ हेल्ड हिम बैक फॉर सो मैनी ईयर्स, क्योंकि वो एक बहुत आउट क्लास बॉलर नज़र आए हैं। और अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया को अगले मैच में सिलेक्शन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और रविचंद्रन अश्विन की जगह मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को आना चाहिए, क्योंकि अश्विन के लिए ऑलमोस्ट डेड कंडीशंस हैं ये, जहां पर स्पिनर के लिए कोई मदद नहीं है, बाउंसी पिचेज़ हैं और स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है आपको यहाँ पर मिलने वाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को यहाँ पर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक यूज़फुल बैटर की तरह आपके काम आ सकते हैं, और अश्विन के कंपैरिजन में वो
बेहतर बैटिंग कर सकते हैं वो। तो इसलिए बॉलिंग तो हमें रविचंद्रन अश्विन की हमने देख लिया है कि किस तरह से उनकी बॉलिंग नाकाम रही है, और इसमें उनका बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उनका कसूर भी नहीं इसमें होना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस स्पिनर्स के लिए नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप एक फिफ्थ बॉलर के तौर पर आप जडेजा को खिलाएं, जहाँ पर वो कुछ ओवर्स भी आपको दे सकें एंड मोर देन अ बॉलर वो आपके बैटर के तौर पर काम आ सकें। और शार्दुल को अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। बैटिंग उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में एक यूज़फुल रन स्कोर किए, लेकिन बॉलिंग में कुछ नहीं कर पाए, तो उनको एक फ़िटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए और बॉलिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा रहना चाहते हैं फॉर इंडिया इन टेस्ट टीम। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को इंडिया को वापस लाना चाहिए, टेस्ट टीम प्लान्स में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि एकदम से उनको गायब कर दिया गया है। वो इंजरी का शिकार हुए और उनके बाद वो रिहैब भी उनका मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बाद उनको टेस्ट प्लान्स का हिस्सा नहीं रखना चाहा बीसीसीआई ने। हम नहीं जानते कि क्या हार्दिक खुद ही नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट या फिर उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। बट एनी हाउ अगर तो वो अवेलेबल हैं तो उनको ज़रूर प्लान्स का हिस्सा रखना चाहिए, टेस्ट टीम के साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो सेना कंट्रीज़ में, स्पेशली इन सेना कंट्रीज़। क्योंकि आप जो 5 बॉलर्स का एक जो टेम्पलेट लेकर चल रहे हो, 3 सीमर्स, 1 शार्दुल बॉलिंग ऑलराउंडर एंड देन 1 स्पिनर, जो कि मोस्टली हमें जडेजा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप ओवरसीज़ जो कंडीशंस हैं उसमें स्पेशली सेना कंट्रीज़, उसमें आप हार्दिक को 7 पर खिलाइए एज एन ऑलराउंडर, और 8 पर आप पूरा एक प्रॉपर स्पिनर खिलाइए रविचंद्रन अश्विन, एंड देन आप 3 पूरे सीमर्स खिलाइए शार्दुल की। आपको फिर वो शार्दुल को वो शूज़ फिलअप नहीं करना पड़ेंगे। 3 सीमर्स, प्रॉपर सीमर्स, हार्दिक एज ए 4th सीमर शार्दुल की जगह मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप शार्दुल को खिला रहे हो तो आप अश्विन को नहीं खिलाना चाहते। हमने देखा है ये, आप जडेजा के साथ मोस्टली आप जाते हो, लेकिन अगर वहाँ पर हार्दिक रहेंगे तो बैटिंग की जो ऑलमोस्ट है वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और 7 पर अगर हार्दिक हैं तो 8 पर अश्विन भी चल सकते हैं, लेकिन अगर 7 पर शार्दुल हैं तो आप 8 पर अश्विन के साथ जाते हुए आप एक तरह से बहुत कॉन्फिडेंट आप नहीं नज़र आते, हमने देखा है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो अगला मैच होने वाला है सेकंड टेस्ट, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें रविंद्र जडेजा वापस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैटिंग हमें नहीं नज़र आई। और ये एक तरह से ठीक भी है, उनका जो एक रहता है अंडर कॉन्फिडेंट होना जडेजा और अश्विन को लेकर के, क्योंकि अगर आप शार्दुल खिला रहे हैं तो आपको जडेजा के साथ स्टक करना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ अश्विन। तो अगर हार्दिक वहाँ पर आपको दिखेंगे तो वो एक प्रॉपर बैट्समैन के रूप में आपको 7 पर दिखेंगे और आप 8 पर बॉलर्स को भी खिला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज रहेगा, बहुत बड़ा इंडिया के लिए। और हार्दिक को मैं समझता हूँ कि वापस आना चाहिए, क्योंकि सेना कंट्रीज़ में हार्दिक का जो इंक्लूजन है इन टेस्ट टीम बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि ही इज़ एन ऑलराउंडर, अ प्रॉपर ऑलराउंडर। वो आपको बिल्कुल प्रॉपर बॉलिंग दे सकते हैं, अगर वो फिट हैं तो आपको बहुत बढ़िया बॉलिंग देंगे और टीम के बैलेंस को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बॉलर के तौर पर भी आपको दिखेंगे एंड ऑल्सो एज ए बैटर। तो इस पर एक अलहदा से वीडियो ज़रूर बनेगा कि वाई हार्दिक डजंट प्ले टेस्ट क्रिकेट। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में इंडिया को बैटिंग बहुत इंप्रूव करनी है अपनी, एंड देन जडेजा को लाना चाहिए मुझे लगता है कि अश्विन की जगह, ताकि जो बैटिंग लाइनअप है वो ज़्यादा मजबूत हो सके एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टेस्ट मैच। एंड वी होप दैट अगले मैच में हमें एक कंपेटिटिव मैच देखने को मिले और एक वन साइडेड अफेयर ना रहे।